नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए जो क्विजेज हैं, उसमें आज स्लॉट 2 की क्विज को देख लेते हैं, अगली वाली। कुल मिलाकर 25 एमसीक्यूज हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट है, जैसा कि स्लॉट 2 में हमेशा होता है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट हैं, यानी हमारे जंगल, उन्हें किस लिस्ट में डाला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी बताना आपको हो सकता है। 7वीं अनुसूची है, लेकिन उसमें से कौन सी लिस्ट में ये मुद्दा शामिल है, ये आपको बताना है। 3 तरह की लिस्ट होती है, आपने सुना ही है, मतलब यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिसमें कि दोनों अपना अपना काम करते हैं अपने अपने स्तर पर। तो जंगल कोई ऐसा मुद्दा तो होता नहीं है कि इसमें कोई राज्य ही अपना कॉपीराइट जमा ले, या फिर केंद्र ही इसमें एकदम से अपना वर्चस्व जमा ले, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की मिलीजुली जो साझेदारी होती है, उससे काम हो सकता है। तो इसलिए ये समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसमें कि ये दोनों आपस में भागीदारी करके काम करते हैं। इसमें अकेला राज्य भी कुछ नहीं कर सकता और अकेला केंद्र भी कुछ नहीं कर सकता, दोनों का रोल होता है। नेक्स्ट, अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को यहां कहा जा रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स इज अनदर नेम फॉर, मतलब संपर्क बल जो होता है, इसको अन्य बल के तौर पे भी हम देखते हैं, वो क्या होता है। तो देखिए, संपर्क बल का कोई यहाँ पर्यायवाची या कोई निकनेम आपको नहीं बताना है। संपर्क बल भी कई प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा अशुद्धि युक्त है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। यहाँ आप ठीक ढंग से इसे समझ लीजिए। संपर्क बल का मतलब क्या है कि जो दो चीजों के या दो वस्तुओं के आपस में संपर्क से उत्पन्न हो या उसके कारण जन्म लेता हो। तो इस प्रकार का बल इसमें 2 आपको दिखाई देगा, एक ऑप्शन को आप नहीं चुन सकते। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो भी काफी हद तक संपर्क बल होता है, बल्कि संपर्क बल ही होता है। आप जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं उनकी लिस्ट खोलकर देख लीजिएगा, उसमें ही आएगा। और पेशीय बल जो होता है वो भी संपर्क बल होता है, ठीक है। चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल, ये एक स्रोत से निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले बल होते हैं, ये संपर्क के कारण उत्पन्न बल नहीं होते। तो इसका ए वाला भी सही होना चाहिए और डी वाला जैसा यहाँ सही दिया है वो भी ठीक होना चाहिए। घर्षण बल तो हर हाल में होगा, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि हु डिस्कवर सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो संचार प्रणाली है, परिसंचरण तंत्र है, उसकी खोज किसने की थी। अब देखिए, वो था तो पहले से ही, शरीर है तो रहेगा ही, लेकिन उसके बारे में पता किसने लगाया था। विलियम हार्वे का था, ठीक है, विलियम हार्वे ने पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि नेपाल शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच अदर कंट्री बिसाइड इंडिया, मतलब भारत के अलावा नेपाल और किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हमारा जो बेकाम का पड़ोसी है चीन, उसके द्वारा, ठीक है। और चीन का इस समय नेपाल पर खूब प्रभाव चल रहा है, मतलब पूरी तरह से चीन उसको यूज कर रहा है, और नेपाल जो कि कभी हमारा मित्र हुआ करता था, वो हमारे खिलाफ आजकल काम कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ देखिए, अंग्रेजी का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि सम पार्ट ऑफ पैसेज हैव बीन जम्बल्ड अप, यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दीज पार्ट। अब इसको हमें क्या करना है, फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये आपस में मिक्स हो गए हैं और अस्त व्यस्त हो गए। तो यहाँ लेबल इसका लगा हुआ है, मतलब PQR के तौर पे आप इन्हें देखेंगे। अब इसमें ये कहा गया है कि टू प्रोड्यूस द करेक्ट पैसेज एंड चूज करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंगली। तो आप देख लीजिए, पहला वाला दिया हुआ है, इसे आप देखें। यहाँ पर ये कहा गया है दे हैड बीन थ्रोन, P वाला दिया है कि अपॉन देयर ओन एक्सर्शन एट एन, और अब यहाँ पर पार्ट P जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद पार्ट Q स्टार्ट होता है, जिसमें कहा गया कि बैटल टू फाइट विथ पुअर्टी एंड इग्नोरेंस हैड अ हार्ड, ठीक है। ये थोड़ा विचित्र देखने में लग सकता है क्योंकि ये आपस में जम्बल्ड अप हो गया है, मतलब अस्त व्यस्त हो गया है। और उसके बाद R वाले में लिखा हुआ है कि अर्ली एज एंड, ठीक। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सा सेंटेंस बनेगा, या आप कह लीजिए कि एक पैसेज बनेगा, जब आप इन सबको एक में मिलाएंगे, लेकिन व्यवस्थित करना पड़ेगा मिलाने से पहले। तो इनका सही क्रम क्या होना चाहिए, कुल मिलाकर आप ये बताइए, ठीक। इसमें आपको अरेंज करना है।
तो इसका जो सही क्रम है वो पहला वाला ही है। PRQ के हिसाब से अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो एक परफेक्ट आपका जो पैसेज या सेंटेंस है वो डेवलप होगा। PRQ का मतलब यह है कि ये तो पहले होगा, उसके बाद तब R वाला होगा, अर्ली एज वाला, और उसके बाद आप देखें ये वाला है, ठीक है, बैटल टू फाइट विथ पोवर्टी एंड इग्नोरेंस। आप लिख के उसे अरेंज करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। मतलब एक्टिव टू पैसिव वॉइस में ये दिया हुआ है, इसको आपको पैसिव टू एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ पर सेंटेंस को पहले देखिएगा। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है कि माई फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट। मतलब मेरे मित्र जो है वो आज रात को फिल्म देखने जाने वाले, ये इसका मतलब है। अब इसमें आपको बताना यह है कि इसका जो दूसरा कन्वर्जन है, दूसरे कन्वर्जन का मतलब समझ रहे हैं, पैसिव टू एक्टिव, वो किस प्रकार से होगा। यहाँ जो ऑप्शन दिए उसे ध्यान से देखिए। बात प्रेजेंट टेंस में हो रही है, ये आज ही रात की बात है, तो इसमें पास्ट टेंस हो नहीं सकता, फ्यूचर वाला कुछ हद तक हो सकता था लेकिन वो नियम के हिसाब से नहीं है। इसका ए वाला सही है, कुल मिलाकर सबसे परफेक्ट वही है। अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाई माई फ्रेंड्स टू नाइट। मतलब एक फिल्म जो है वो मेरे मित्रों के द्वारा आज रात को देखी जाने वाली है। इस प्रकार से हमने किया। तो नियम अगर आप जानते हैं तो गलतियां नहीं करेंगे, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। मतलब यहाँ पर एक ही शब्द की स्पेलिंग जो है वो भिन्न भिन्न तरीके से लिखी है। वर्तनी शुद्धि वाला ये प्रश्न है, जैसे हिंदी में आप करते हैं। स्पेलिंग एक ही करेक्ट है और जो करेक्ट स्पेलिंग है वही आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, कॉन्सेंसस नाम का जो वर्ड है उसको कई तरीके से लिखा गया है। स्पेलिंग आप खुद देखिए कौन सा होगा। और इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है, इस तरीके से लिखा जाएगा, CONSENSUS, ऐसा किया जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें कहा गया है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। मतलब 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात हो रही है, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द आप हिंदी में करते हैं, ठीक वैसे ही। तो यहाँ देख लीजिएगा, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ कहा गया है कि ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, आपने पर्यावरण में इस चीज को पढ़ा होगा, एक शब्द आप इसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में ये दिया हुआ है, लेकिन अब इसे हमें क्या करना है, उलटना है, यानी इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट वाला जो फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करना है। सेंटेंस को देखिएगा, व्हाट टाइम डज द फ्लाइट अराइव। मतलब वह समय क्या होगा जब फ्लाइट जो है वो आएगी, उसका अराइवल होगा। शी आस्क, यहाँ आप देखें सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, ठीक है। व्हाट टाइम डज द फ्लाइट अराइव, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा किसने है, शी आस्क द रिसेप्शनिस्ट। मतलब उसने, अर्थात एक लड़की ने रिसेप्शनिस्ट जो है उससे पूछा है हवाई अड्डे पर। तो बताइए कि इसका उल्टा रूप क्या होगा, मतलब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। यहां देखें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, शी आस्क द रिसेप्शनिस्ट व्हाट टाइम दैट फ्लाइट अराइव। मतलब उसने रिसेप्शनिस्ट जो है उससे पूछा, जो कि रिसेप्शन पे बैठ के लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं, तो उनसे पूछा कि जो टाइम है वो क्या होगा जब फ्लाइट अराइव करेगी। तो इसका ए वाला सही है। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत का विरोध करना ये तो पहले से जारी था, लेकिन संविधान में इसे कानून के तौर पे शामिल किया जाता है, मतलब मौलिक अधिकार में डाला जाता है। तो वो कौन से अधिकार के अंडर में आता है? तो वो इक्वेलिटी का राइट था, समानता का। वैसे भी आप देख लीजिए, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, इसमें हम देखते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, और यहाँ देख लीजिएगा ये वाला, ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। मतलब लोहा जो है अगर खुला रख दिया जाएगा तो हवा के संपर्क में आकर वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, मतलब जंग लग जाएगा, उसका क्षरण शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उसके ऊपर एक पेंट कर देना सही होता है। तो पेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, पेंट करने का एक अलग प्रोसेस दिया, आपने प्राइमर लगाया, पेंट कर दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि उस पर जिंक की एक लेयर चढ़ा दीजिए, तो जंग नहीं लगेगा, लोहा सुरक्षित रहेगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वानीकरण इसको कहा जाता है, जिसमें कि ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। सिटीजन ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री डज नॉट रिक्वायर्ड अ पासपोर्ट और वीजा टू इंटर इंडिया। भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट और वीजा कहाँ के नागरिकों को नहीं चाहिए होता है? तो हमारा पुराना मित्र था नेपाल, वहीं के नागरिकों के लिए छूट दी गई थी, ठीक है, अभी तक ऐसी छूट विद्यमान है।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देयर आर टोटल, अब यहाँ पे संख्या आपको बतानी है, पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन वेस्ट बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल में हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव है वो संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में चुनाव से संबंधित प्रश्न आ सकता है। अब इसमें आपको ये बताना है कि वहां पे संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाली कितनी है। 42 है टोटल। राज्यसभा वाली भी आपको पता होनी चाहिए, फिलहाल यहाँ पे लोकसभा पूछा है, 42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 1917 में महात्मा गांधी जो है वो ट्रेवल करते हैं और टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ये 1917 की बात है, तो गांधी जी का वैसे भी आप अभियान इसमें गेस करेंगे तो हो जाएगा। 1916 में ये साबरमती की स्थापना करते हैं, मतलब साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और 1917 में ये बिहार में जो चंपारण है वहां पहुंचते हैं और वहां नील किसान जो रहते हैं नील आंदोलन में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। यहाँ आपको उस देश का नाम बताना है जो कि इंडिया से सेपरेट होता है एक नैरो चैनल के द्वारा, मतलब एक स्ट्रेट है उसके द्वारा, और इसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है, और बीच में जो खाड़ी बनती है वो गल्फ ऑफ मन्नार है। तो आप बताइए कि ये कौन सा देश। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला ये स्ट्रेट है और इसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक, इसमें श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ, अब यहाँ पे कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है ये आपको बताना है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब यहाँ 10 लाख की जो रेंज है उसकी बात की जा रही है। तो भारत का कुल भूभाग वाला जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ऐसा हमने यहाँ पर देखा। 3.28 भारत की मुख्य भूमि की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द गिवन फोर्स एक्सिलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है और उस जगह पे क्या क्वांटिटी होगी आपको बतानी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि गति का जो दूसरा नियम है, गति के 3 नियम आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें से जो दूसरा वाला नियम है उसके हिसाब से किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब त्वरण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये आपको बताना है, तो आपको उस नियम का फार्मूला पता होना चाहिए, F = m/a। ठीक, इस प्रकार से। अब इसमें आप एक काम कीजिए, चूंकि एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसके रिवर्सली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आप m को इधर भेज दीजिए। तो m यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो क्या होगा, उसका डिवीजन हो जाएगा, मतलब F/m हो जाएगा = a हो जाएगा। यहाँ पर बल के साथ त्वरण का सीधा सीधा संबंध होता है, मतलब अगर बल को आप इंक्रीज करेंगे तो त्वरण अपने आप बढ़ेगा, लेकिन अगर आप द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे तो उससे जो एक्सीलरेशन है उसमें लगातार कमी आएगी, त्वरण घटता जाएगा, और त्वरण घटने का मतलब समझ रहे हैं, गति कम होती जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान यानी मास हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। द पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ आप देखें, द पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड इस काजेस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, ये कुल मिलाकर पहचानना है। तो ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है ये। अगले वाले को देखते हैं, यानी इसमें 19वां प्रश्न जो दिया है, एक ब्लैंक स्पेस शुरुआत में ही है और इसके बाद कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसीडरेशन। मतलब एक निश्चित अवधि के लिए वो अपना जो मूल स्थान है उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, वो स्थायी रूप से अपनी जगह छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि जहां पर वो रह रहे होते हैं अपने जन्म स्थान के तौर पे, वहां पे परिस्थितियां कुछ मौसम में विपरीत हो जाएं तो वहां से छोड़कर हट जाते हैं। जब फिर से वहां पे अच्छी दशा होती है, मतलब बढ़िया हो जाता है सब कुछ, तो वापस लौट आते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे, तो ये जो प्रक्रिया होती है, वैसे अगर देखा जाए कि मतलब अपना जो जन्म स्थान है, अपनी मूल जगह है, उसको छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस रहे हैं, तो ये तो प्रवास हो जाएगा, मतलब माइग्रेशन आप सीधा सीधा इसे कहेंगे। लेकिन यहाँ ये चीज है कि वो सीमित अवधि के लिए गए हैं फिर वापस आ जाएंगे, तो ये जो प्रक्रिया है इसको उत्प्रवासन कहा जाता है, इमिग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, ये माइग्रेशन नहीं है बल्कि इमिग्रेशन है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अजंता एंड एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये सिंपल क्वेश्चन है, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, आपको ये बताना है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से बिलोंग करती हैं, मतलब किस धर्म के वहां से साक्ष्य या चित्र प्राप्त हुए, दोनों के बारे में बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया बट फ्लो इनटू गंगास, मतलब इसमें से आपको उस नदी का नाम चुनना है जो कि भारत में उत्पन्न नहीं होती है लेकिन ये गंगा के साथ आकर मिल जाती है, मतलब गंगा को सहयोग करती है। तो इसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार की गंगा को सपोर्ट भी करे और बाहर उसका उद्गम हो, ऐसी नदी कौन सी है, कोसी, जिसे कि बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नेपाल में जब वहां से, मतलब नेपाल का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां से मैदानी इलाके में उतर आती है,
तो बाढ़ का पानी अपने साथ वहां से ले आती है बहाकर और बिहार में पूरी प्रलय आ जाती है। दिक्कत ये होती है कि इसमें जो बने हुए बैराज हैं वो भी सफल नहीं होते हैं, ये अपना रास्ता बदल लेती है, कब किस गांव में घुस जाएगी रात बिरात ये ठिकाना नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बावजूद जो बिहार की जनता है, मतलब पौराणिक मान्यता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो इन्हें कोसी भवानी के नाम से पूछते हैं, कोशिका मैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज बाई एनीवन। इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि निःशुल्क उपलब्ध हो और इन्हें कोई भी संपादित कर सकता है और अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? ओपन सोर्स कहा जाता है। वो सबके लिए ओपन है भाई, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब अपनी तरफ से एडिटिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोल इंस्क्रिप्शन, मतलब जो दक्षिण भारतीय राजवंश थे उसमें से चोल डायनेस्टी की बात की जा रही है, तो उनके समय में जमीन के अलग अलग नाम थे, जैसा क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से। अब यहाँ आपको बताना यह है कि किसी विद्यालय के रख रखाव वाली जो भूमि होती थी, मतलब लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, उसको क्या कहा जाता था? यहाँ कुछ नाम दिए जैसे वेल्लन वगाई है, ब्रह्मदेव है, शाला भोग है और देवदान है। शाला या पाठशाला, ये जो शब्द है ना, ये पाठशाला मतलब विद्यालय, स्कूल के लिए इस्तेमाल होते थे, तो इससे आप गेस कर सकते हैं, इसे शाला भोग कहा जाता था। ये स्कूल की जमीन होती थी, मतलब एक धर्मदाता या धर्म खाता जमीन आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र को अभी भी पवित्र माना जाता है, वैसे पहले के समय में तो और ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता था और इस जमीन को कोई छीनता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन वेयर रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट, मतलब जो हवा की दिशा है उसको चेक करके तभी जो पंक्तियां हैं खेतों में वो बनाई जाती हैं और पौधों को रोपा जाता है। प्रोटेक्ट सॉइल कवर इज कॉल्ड, और इस प्रकार से हम मृदा का जो कवर है उसकी संरक्षा करते हैं या संरक्षण करते हैं। तो बताइए कि ये जो मेथड है इसको क्या कहा जाता है? यहाँ देख लीजिए, मल्चिंग कहा जाता है, कंटूर बैरियर कहा जाता है, या रॉक डैम कहा जाता है, या शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। तो इसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। जो काउंटर लाइन है उनके थ्रू अगर हम खेती करते हैं, मतलब फसलों का रोपण करते हैं, तो वो भी एक मृदा संरक्षण की प्रक्रिया है, लेकिन वो इससे भिन्न है। शेल्टर बेल्ट जो होता है उसमें हम ऐसा काम करते हैं, विंड की डायरेक्शन को पहले जांच लेते हैं कि किस दिशा में हवा बहती है, तो अपर्दन होता है, फिर उसी के हिसाब से अपने खेतों की डिजाइन तैयार करते हैं। अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली डेराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो बायोलॉजिकल ही नहीं, बाकी जितने भी साइंटिफिक तरीके के वर्ड आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, ज़्यादातर की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, वो लैटिन भाषा के शब्द हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। ये आपने देखा, ठीक, तो इसका बी वाला हो जाएगा और यहाँ पर ये क्विज पूरी होती है। तब तक के लिए नमस्कार।